हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। राघव फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया एपिसोड लेकर हमारी सीरीज द लेजेंड्स ऑफ अरेबियन नाइट्स का। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से किंग शहरयार ने जो एक रूल बना दिया था कि वो हर रात एक नई लड़की से शादी करेगा और सुबह उसका सिर कलम करवा देगा। उसकी इसी ऑर्डर को रोकने के लिए शहराजाद और दुनिया आजाद, ये दो बहनें थी, इन्होंने इस चीज का बिड़ा उठाया और शहराजाद ने शादी की किंग शहरयार से। और जिस रात उनकी शादी हुई उस रात दुनिया आजाद को जैसा शहराजाद ने समझाया था, उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि वो बड़ी बहन, हमें एक ऐसी कहानी सुनाओ जो दिलचस्प हो, जो बहुत ही फैसिनेटिंग हो और जिसको सुन के हमें टाइम का पता ही न चले कि वक्त कब गुजर गया है। तो इस चीज की परमिशन शहराजाद ने किंग शहरयार से ली और किंग शहरयार ने उसको परमिशन दी और कहा कि मैं भी ऐसी कोई कहानी जरूर सुनना चाहूंगा। तो शहराजाद कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है, मेरे सुल्तान, वो मेरी छोटी बहन, बहुत वक्त पहले की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, सौदागर था, जिसका अलग अलग शहरों के अंदर व्यापार था। और एक दिन वो अपने सभी जहां जहां उसका अलग अलग शहरों में व्यापार था, वहां से जो पैसा था वो इकट्ठा करने अपने घर से निकला। रास्ते में चलते चलते जब वो बहुत थक गया तो एक जगह पर वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसके पास जो उसका थैला था, उस थैले में कुछ खजूर थे। वो बैठा, उसने खजूर और अपनी रोटी निकाली और खजूर खाकर वो उसके जो बीज थे उनको बहुत तेज से दूर फेंक रहा था। जैसे उसने खजूर खा के 2-3 खजूर खाए और उसके बीजों को फेंका, अचानक से उसके सामने एक बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा विशालकाय जिन्न आके खड़ा हो गया। उसे देखते ही वो सौदागर घबरा गया। उसके सामने एक इफरित खड़ा हुआ था। उस इफरित ने उस सौदागर के सामने आके बोलता है कि जिस तरह से तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी तुझे अभी के अभी यहीं पे मार दूंगा। उसकी बात सुनकर सौदागर घबरा जाता है, बोलता है, तुम्हारा बेटा? मैंने तुम्हारे बेटे को कब मारा? तो उसने बताया कि जिस तरह से तुम अभी ये खजूर खाकर उसके बीजों को फेंक रहे थे, तो यहीं पर रास्ते में मेरा बेटा घूम रहा था और तुम्हारे खजूर के बीज सीधे उसकी छाती के ऊपर जाके गिरे और वहीं के वहीं पे वो खत्म हो गया। जिस तरह से तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। उस जिन की बात उस सौदागर को समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं, और खजूर के बीज से कोई कैसे मर सकता है? तो उसने बोला कि ये जिन्नों की जगह है और यहां पर जिन घूमते रहते हैं और तुम्हारे फेंके गए खजूर के उस बीज से मेरे बेटे की मौत हुई है। इतना कहकर इफरित ने उसको पकड़ा, जमीन के ऊपर लेकर आया और मैं तलवार उठा के उसको मारने लगा। और जैसे वो मारने लगा, वो सौदागर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, बोला कि देखो, अगर मुझसे गलती से तुम्हारा बेटा मर भी गया है तो मैंने उसे जानबूझ करके नहीं मारा है। मुझे भगवान के लिए माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा यहां पर घूम रहा है। तो इफरित बोलता है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगा। तो जैसे उसको मारने वाला आता है, वो वापस से बोलता है कि सुनो इफरित, तुम अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो तुम मुझे मार लेना, लेकिन मेरा बहुत बड़ा व्यापार है अलग अलग शहरों के अंदर, मुझे वहां से भी पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके अलावा मेरे ऊपर कई लोगों का उधार है, मुझे उन लोगों को उनके पैसे देने हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उन सबको मुझे उनका हिस्सा बांटना है। मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियों से तुम मुक्त हो जाने दो, फ्री हो जाने दो, उसके बाद तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो। नए साल की जो पहला दिन होगा उस दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ऊपर वाले का मैं तुम्हें वास्ता देता हूं और तुम्हें मैं वादा करता हूं कि नए साल के पहले दिन मैं वापस यहीं पर आऊंगा और फिर तुम मुझसे अपने बेटे की मौत का बदला ले लेना। तो आज के टाइम पर अगर कोई ऐसे शब्द कहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एंशियंट टाइम्स पर इंसान की जबान उसकी जान से ज्यादा कीमती होती थी। तो फिर उससे बोलता है, ठीक है, तुमने मुझे ऊपर वाले का वास्ता दिया है और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, देखता हूं कि तुम अपनी जबान के पक्के निकलते हो या फिर नहीं। इतना कहकर इफरित वहां से गायब हो जाता है। वो व्यापारी उठता है रोता हुआ और फिर वहां से चल देता है और पहुंचता है, सारा जो पैसा वगैरह था वो कलेक्ट करके वो वापस अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसके जितने भी डेब्ट्स थे, जितनी भी उधारी उसकी थी, वो सब चुकाता है। अपनी बीवी और अपने बच्चों को सारी बात बताता है और जो बचे कुछ दिन थे वो उनके साथ हंसी खुशी गुजारता है। जब आपको ये पता लग जाता है कि आपके पास सिर्फ इतना ही समय है, तो उसके बाद आप पैसा कमाना छोड़ देते हो और आप पहुंचते अपनी फैमिली के पास। और यही किया उस व्यापारी ने भी। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगा क्योंकि उसे पता था कि ये दिन उसका आखिरी दिन होगा। उस व्यापारी को पता ही नहीं चला कि कब समय गुजर गया और उसकी मौत का दिन आ चुका था।
उस दिन नए साल के दिन वो उठा, उसने अपने बीवी बच्चों को अलविदा कहा, नहाया धोया पवित्र हुआ वो, और उसके बाद चल पड़ा अपने वादे को पूरा करने के लिए। वो वापस से उसी गार्डन में पहुंचा जहां उस दिन वो बैठा हुआ था, उसी पेड़ के नीचे, और वहां बैठकर वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। रो रहा था, वो इंतजार कर रहा था अपनी मौत का कि कब वो इफरित आएगा और उसके सर कलम कर देगा। तभी वहां से एक शेख गुजरा। उस शेख के साथ चेन में बंधा हुआ था एक बारहसिंगा, एक गजल। चलते चलते उसने उस इंसान को वहां उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, तो उसने उससे बोला, ए मुसाफिर, तुम यहां क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता है कि ये जो जगह है ये जिन्नात और बुरी आत्माओं से भरी हुई है? आखिर तुम यहां बैठ के कर क्या रहे हो? तो सौदागर ने ऊपर देखा तो सामने वो शेख खड़ा था। उसने बोला कि शेख साहब, जिन बुरी आत्मा और जिन्नातों की आप बात कर रहे हो उनसे मैं मिल चुका हूं, और आज उसी वजह से मैं यहां बैठा हुआ हूं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, मुझे ही बताओ। उसने बताया कि किस तरह से कुछ दिनों पहले वो यहीं से गुजर रहा था, यहाँ बैठ के उसने डेट खाए, और किस तरह से एक इफरित ने उससे आके कहा कि उसके फेंके हुए बीज से उसके बेटे की मौत हो गई है और वो उसको मार देगा। और आज वो दिन है जब वो अपना वादा पूरा करने आया है। वो उस इफरित को अपने बेटे की मौत का बदला लेने का पूरा मौका देने यहाँ पर आया है। उसकी बात सुनकर वो जो शेख था उसको बड़ा अमेज वो लगा उसको, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि ए मुसाफिर, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे और सफरीत के बीच में ऐसा क्या होता है। और इतना कहकर वो उसी के पास बैठ जाता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये जो सौदागर होता है ये अपना दुख उस शेख से बांट रहा होता है। तभी एक और शेख वहां चलता हुआ आता है जिसके पास 2 डॉग्स होते हैं, और दोनों के दोनों ब्लैक कलर के ग्रे हाउंड स्पीसीज के डॉग होते हैं। वो शेख भी आकर इन दोनों को देखता और बोलता है कि अरे भाई, तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? ये तो बहुत खतरनाक जगह है। तो उसने फिर से बताया कि कैसे ऐसा, इसका पूरी कहानी शुरू से बताई गई। तो वो शेख भी वहीं पर बैठ गया। अब ये तीनों बात कर रहे थे, तभी एक और शेख चलता हुआ आया जिसके पास एक डोंकी था, एक गधा था। उसने भी इन तीनों को देखा, पूछा, इसको भी पूरी कहानी शुरू से बताई गई। और इस तरह से तीनों शेख और वो सौदागर उस पेड़ के नीचे बैठकर उस इफरित का इंतजार करने लगे। और थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों के सामने एक रेत का बाउंडर बनता है, और उस रेत के बाउंडर को जब वो खुलता है तो उसके सामने खड़ा होता है एक इफरित जिसके हाथ में होती है एक बड़ी तलवार, और उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई होती है। वो उस पेड़ के पास पहुंच के बोलता है, ए सौदागर, खड़ा हो। जिस तरह तूने मेरे जान के टुकड़े को मुझसे छीन लिया, आज मैं उसका बदला तुझसे लेकर रहूंगा। आज मैं तुझे यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। उसको देखते ही वो सौदागर बुरी तरह से रोने लगा। उसके साथ साथ वो तीनों शेख भी बुरी तरह से घबरा गए कि आज तो ये इफरित इसको यहीं कहीं मार देगा। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले एक शेख जिसके साथ वो बारहसिंगा था, गजल थी, वो उठता है और उस इफरित के पास जाकर उसका हाथ चूमता और बोलता है, ओ इफरित, अगर मैं तुम्हें मेरी और इस बारहसिंगे की सच्ची कहानी बताऊं और अगर वो तुम्हें कहानी पसंद आती है तो क्या तुम मुझे इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा बांट दोगे? तो इफरित कहता है, ओ शेख, अगर तुमने जो कहानी मुझे बताई वो मुझे पसंद आई तो मैं बेशक तुम्हें इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा दूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि ये बारहसिंगा कौन है और तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तो जो पहला शेख है वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। बोलता है, ओ इफरित, ये जो बारहसिंगा है ये मेरी बीवी है। बोलता है, तुम्हारी बीवी? बोलता है, हाँ, ये मेरी पहली बीवी है। इससे मैंने शादी की थी जब ये 15 साल की थी, और करीबन 20 साल तक हम लोग साथ रहे। मैंने इसे बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे से रखा, लेकिन ये मुझे औलाद नहीं दे पाई, और इस वजह से फिर मैंने की दूसरी शादी, और दूसरी जो मेरी बीवी थी उससे मुझे एक लड़का पैदा हुआ, बहुत सुंदर, बिल्कुल चांद की तरह, और बहुत अच्छे से मैंने उसे रखा। धीरे धीरे वो लड़का जब बड़ा हुआ और करीबन 15 साल की उम्र का वो लड़का हो गया, तो उसके बाद एक दिन मुझे अलग अलग शहरों में व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना था। तो मैं वहां निकल गया, और निकलने के बाद इस औरत ने उन दोनों के ऊपर जादू किया और उन दोनों को एक बकरी और मेमने में बदल दिया। मैं अपना काम खत्म करके जब वापस आया और मैंने देखा कि मेरा बेटा और मेरी दूसरी बीवी दोनों ही यहाँ पर नहीं है, तो मैंने इससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वो जो दूसरी बीवी है वो मर गई है और उसका लड़का पता नहीं कहाँ पर भाग गया है। मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा। अब वो जो शेख था उसको समझ में नहीं आया। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। कई महीनों तक वो इसी दुख में जीता रहा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया और कैसे उसकी जो
बीवी थी वो मर गई है। खैर, फिर आया ईद का दिन। तो जब ईद का दिन आया तो जैसा कि ईद पर होता है, उनको अपने जो सबसे प्रिय चीज़ होती है उसकी बलि देनी होती है। तो जो शेख था उसने अपने बाड़े में से जो उनका नौकर थे उससे कहा कि जाओ बाड़े में जो सबसे मोटी और हेल्दी जो बकरी है उसे लेकर आओ, आज उसकी बलि दी जाएगी। तो वो जो उनका नौकर था वो उसी बकरी को लेकर आया जिसको इसकी बीवी ने, मतलब इसकी बीवी को ही लेकर आया, दूसरी बीवी को, जिसको उसने बकरी के अंदर बदल दिया था। और लाकर जैसे वो अपना चाकू उठाकर उसकी गर्दन काटने गया तो वो बकरी बहुत ही अलग आवाज में रोई और उसके सिर झुका के बैठ गई। उसकी आवाज से ही शेख का हाथ रुक गया और उसको पता नहीं क्या लगा, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता। तो उसकी बीवी बोलती है, तुम पागल हुए हो, आज के दिन तुम्हें अपनी इस सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। ये हमारा जो पूरा हर्ड है उसकी सबसे मोटी ताजी बकरी है, तुम्हें इसकी बलि देनी होगी। वो फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ा और फिर से उस तरफ रोने लग गई। वापस पीछे आ गया, बोलता है नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। वो अपने नौकर से बोलता है कि तुम इसको हलाल कर दो। तो अपने मालिक के कहने अनुसार वो उसको मार देता है, काटता है। और काटता तो देखता है कि उसके शरीर में मांस ही नहीं था, सिर्फ फर और हड्डियां। और उसके अलावा जितना मोटा तगड़ा वो बकरी दिख रही थी जिससे बहुत सारा मांस निकलना चाहिए था, सब कुछ भी वहां पे नहीं निकला। उसको देखकर वो जो सौदागर था वो शॉक्ड रह गया। उसको लगा कि बलि तो खराब हो गई है। उसने फिर से उससे कहा, एक काम करो, तुम एक अच्छा तगड़ा मेमना लेकर आओ, आज उसकी बलि दी जाएगी। तो वो वापस जाता है, फिर से उस मेमने को लेकर आता। वो जो मेमना था वो एक्चुअली सौदागर का लड़का था, लेकिन वो तो इस बात को जानता ही नहीं था। तो जैसे वो मेमना आया, उसने वापस से अपना चाकू उठाया और उसको काटने के लिए जाने लगा। तो वो मेमना भी बिल्कुल उसी तरह रोने लगा। और उसकी आवाज सुनकर इसको पता नहीं क्या हुआ सौदागर को, उसका हाथ रुक गया। और जैसे उसका हाथ रुका, ये जो इसकी बीवी थी पहली, वो बोलती है, तुम फिर से क्यों रुक रहे हो, आज तुम्हें क्या हो रहा है? उस बकरी में तो कोई मांस निकला, ये मेमना बड़ा मोटा तगड़ा है, इसको अभी के अभी मार दो और इसकी बलि दो। अपनी बीवी की बात सुनकर वापस से उठा, उसने अपना चाकू उठाया और उस मेमने की गर्दन पकड़ उसको वो काटने वाला था। तभी शहराजाद ने देखा कि सुबह होने वाली है। शहराजाद अपनी सिस्टर से बोलती है कि तुम्हें ये कहानी कैसी लग रही है? तो बोलती है उसकी बहन दुनियाजाद कि वाह बहन, कितनी अच्छी कहानी तुम ये बता रही हो, लेकिन तुम रुक क्यों गई? तो उसने कहा कि अब सुबह होने वाली है, अगर सुल्तान मुझे अगले दिन जीने का मौका देंगे तो मैं उन्हें ये कहानी वापस बताऊंगी कि आगे यहां से क्या हुआ। सुल्तान ने भी टाइम देखा क्योंकि उसको भी अगले दिन राजपाट सबको चलाना होता है। तो उसने कहा कि जब तक तुम अपनी कहानी खत्म नहीं कर देती हो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन कल तुम्हें अपनी ये कहानी वापस खत्म करनी होगी। तो कहती है जैसा सुल्तान चाहे। और इसके बाद तीनों सो गए। सुबह जब उठे तो पूरे कैपिटल के अंदर ये बात फैली हुई थी कि आज तो वजीर की लड़की को वजीर को खुद अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन राजा जिस टाइम उठता था वो उससे लेट उठा। उठते ही उसके कोर्ट का टाइम हो गया, वो कोर्ट में गया। वहां जाकर सभी लोग इंतजार करते कोई ये कहेगा कि उस लड़की का सर कलम कर दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो अपने कामों में लगा रहा। वजीर को उसने बुलाया और उसने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारी लड़की को नहीं मार रहा हूं क्योंकि कल उसने मुझे कहानी सुनाई और वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो जब तक मैं पूरी कहानी सुन नहीं लेता हूं मैं उसे नहीं मारूंगा। इसका उसने उसे वजीर के साथ भेज दिया और दिन भर अपने काम में लगा रहा। और शाम को वापस से जो शहराजाद है वो अपने सुल्तान के पास आती है। और आज दुनियाजाद से ज्यादा सुल्तान को कहानी सुनने की बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेशन थे, आप भी बोल सकते हो। उसके आते ही सुल्तान बोलता है कि सबसे पहले तुम अपनी वो कहानी पूरी करो। तो बोलती है जैसा सुल्तान की इच्छा हो। तो वापस से वो बैठ जाती है। सुल्तान अपने बेड पर होते हैं, वो उसके पैरों पर बैठी होती है दोनों, और अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है कि जब शेख उस मेमने को काटने गया तो जैसे ही उसने उसको काटने के लिए अपना चाकू वापस से उठाया तो वापस से बुरी तरह से रोने लग गया। और पता नहीं क्यों उसकी रोने की आवाज से उस शेख का हाथ रुक रहा था। वो चाहकर भी उसको काट नहीं पा रहा था। उसने हमारा हाथ पीछे खींचा और अपना जो नौकर था उससे बोलता है कि तुम इसको ले जाओ और इसकी जगह पर दूसरा मेमना लेकर आओ, आज इसकी जान बख्शी जाएगी। तो इतना सुनते उसकी बीवी बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आज तुम्हें हो क्या गया है? ये हमारे बाड़े का सबसे मोटा और तगड़ा मेमना है, तुम इसको काटते क्यों नहीं हो? अभी के भी से काटो। तो उसने बोलता है नहीं मैं इसे नहीं काटूंगा, दूसरा मेमना लेकर आओ। तो वो औरत खड़ी होकर बोलती है कि अगर तुम इसे नहीं काटोगे, सुनो, तुम इसे हलाल करो जैसे तुमने पिछली वाली बकरी को हलाल किया था। तो शेख बोलता है नहीं, मैंने मना कर दिया ना, इस मेमने को नहीं काटा जाएगा, तुम इसको लेकर जाओ। तो अपने मालिक की बात वो नौकर भी नहीं टाल सकता था।
वो चुपचाप उस मेमने को वहां से लेकर चला गया। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि इस मेमने को तुम ही ले जाओ, ये हमारे बाड़े के अंदर नहीं रहेगा। उसने उस नौकर को वो मेमना गिफ्ट कर दिया। अब अगले दिन जब ये शेख वापस अपने घर में बैठा हुआ था तो वही नौकर उसके पास आकर बोलता है कि मालिक, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और इस बात को सुनकर आपको शायद बहुत खुशी हो और मेरे मन से एक बोझ उतर जाए। तो शेख ने बोला, बताओ ऐसी क्या बात है। तो उसने बोला कि मालिक, मेरी बेटी है और मेरी बेटी ने बचपन में ही एक औरत से जादू सीखा है, उसको तिलिस्म का ज्ञान है। और जब उस मेमने को मैं अपने घर पे लेकर गया तो मेरी बेटी उस मेमने के घर में आते मेरी बेटी उठकर आई, उसने उस मेमने की तरफ देखा, उसका चेहरा पढ़ा और उसके बाद उससे बोलती है कि अब्बू, ये कैसा तोहफा लेकर आप, तोहफे में आप एक इस अजनबी आदमी को मेरे सामने लेकर आ गए हो। तो बोलता कि नहीं बेटा, ये तो मेमना है और ये तो मेरे मालिक ने मुझे तोहफे में दिया है। तो बोलते कि अब्बू, ये मेमना नहीं है, ये एक लड़का है। वो घबरा जाता उसको देख के, तुम्हें कैसे पता। बोलते अब्बू, इसकी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक मेमना नहीं है, ये एक लड़का है। फिर उसके बाद उसकी बेटी ने उसको सारी डिटेल बताई। उसने बताया कि बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि कल इसकी माँ का सर कलम कर दिया गया। इसकी जो सौतेली माँ है उसने इससे और इसकी असली माँ को एक बकरी और मेमने में बदल दिया और कल इसके खुद के पिता ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो बकरी नहीं, वो उसकी दूसरी बीवी है। और बस इसको भी वो मारने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी रोने की आवाज़ से वो घबरा गया या जो भी हुआ और उसने इसको बख्श दिया और आपको अपने साथ भेज दिया। उसकी बात सुनकर शेख को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उठा और उसके बोला कि अभी के अभी मुझे उसके पास लेकर चलो, और दौड़ता हुआ बहुत खुशी से अपने बेटे से मिलने के लिए वो इस नौकर के घर पर पहुंचा। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी लड़की, उस नौकर की लड़की और वो जो मेमना था वो सामने खड़ा हुआ था। मेमना शेख को देखती चलकर उसके पास में आके खड़ा हो गया। उसको देख के उसका दिल अलग सी खुशी से भर गया था। उसने उस लड़की से पूछा, क्या ये सच है कि ये मेरा बेटा है। तो बोलती, हाँ मालिक, ये बिल्कुल सच है, ये आपका ही बेटा है। तो बोलता है, क्या तुम इसे वापस से ठीक कर सकती हो, क्या तुम इसे वापस से मेरा नौजवान बेटा बना सकती हो। तो बोलती, हाँ मालिक, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ। तो शेख बोलता है, तुम ये करो और उसके बदले तुम्हें जो चाहिए, मेरे सारे जानवर, मेरी सारी प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है वो आज के बाद तुम्हारे पिताजी का हो जाएगा। तो बोलते कि नहीं 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 मालिक, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं इसे वापस से बदल दूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो बोलता है, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मानी। तो बोलती, पहली शर्त यह है कि आप इसकी शादी मुझसे करोगे, और दूसरा, जिसने तुम इनके ऊपर जादू किया, मुझे वापस से उसके ऊपर जादू करना पड़ेगा, वरना मैं भी उससे नहीं बच पाऊंगी। तो शेख बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे बेटे को वापस से जिंदा कर दो। इसके बाद उसने एक पानी से भरा हुआ कप लिया और उसके अंदर उसने कुछ तिलिस्मी मंत्र फूंकना शुरू किया और कहने लगी कि अगर तुम्हें ऊपर वाले ने मेमना बनाया है तो तुम मेमने ही बने रहो, लेकिन अगर किसी जादू की वजह से तुम मेमने में बदले हो तो वापस से अपने असली रूप में आ जाओ। इतना कहकर उसने वो पानी उसके ऊपर छिड़का और पानी छिड़कते वो मेमना वापस से उस शेख के बेटे में बदल गया। अपने बेटे को देखकर शेख बहुत खुश हुआ। उसने उसको गले से लगाया, बहुत रोया, उससे पूछा क्या हुआ, कैसे। उसने उसको सारी डिटेल्स बताई कि किस तरह से उसकी माँ ने उन दोनों को मेमने और बकरी के अंदर बदल दिया और कैसे उस दिन उसको देखकर वो रोने लगा और इसी वजह से शायद उसका हाथ रुक गया था। तो शेख बोलता है कि उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती, पता नहीं कैसे तुम्हारे रोने की आवाज़ से मेरे हाथ अपने आप रुक गए। इसके बाद उसने जैसा वादा किया था, उसने वहीं की वहीं अपने उस बेटे की शादी उस लड़की से कर दी जो कि उसकी नौकर की बेटी थी। और उसके बाद आया दूसरी शर्त का टाइम। सबके सब वापस से शेख के घर पहुंचते हैं। वहां पे इन सब चीजों से अनजान वो औरत बैठी हुई थी और जैसे उसने शेख के बेटे को साथ देखा, उसको समझ में आ गया कि उसका तिलिस्म टूट चुका है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही इस लड़की ने फिर से अपना जादू किया और इस बार उस औरत को इस बारहसिंगे में बदल दिया। तो उसने बताया कि ये जो बारहसिंगा है, इस तरह से मेरी पहली बीवी इस गजल के अंदर बदली गई। उसके बाद हम लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। सभी लोग हम साथ रहते थे, मेरा बेटा, उसकी बीवी, मैं। और फिर उसके कुछ सालों बाद उसकी मौत हो गई और उसके बाद से मेरा बेटा उस दुख के अंदर घर में नहीं रहा और बस वो घूमता रहा, एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर। और ये जो
सौदागर बैठा है, उसके शहर में भी मेरा बेटा घूम कर आया और उसी की तलाश में मैं इस गजल को अपने साथ लेके घूमता रहता हूँ। और घूमते घूमते मैं इस पेड़ के पास पहुंचा जहां पर ये सौदागर बैठा बैठा रो रहा था। ओ इफरित, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कहानी बाकी कहानियों से अलग है तो क्या तुम मुझे इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा दोगे? तो इफरित बोलता है, हाँ, तुम्हारी कहानी मुझे अच्छी लगी और मैं तुम्हें इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे मारना होगा। फिर से इफरित अपनी तलवार उठाता है और दूसरा शेख आकर बोलता है, ओ इफरित, तुमने इस शेख की कहानी सुन ली, अगर तुम्हें मेरी कहानी इस शेख की कहानी से ज्यादा दिलचस्प लगे तो क्या तुम मुझे भी इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा दोगे? तो फिर से बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम भी अपनी कहानी सुनाओ, फिर मैं ये फैसला करूंगा कि तुम्हें इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा मिलेगा या फिर नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरे शेख की स्टोरी होगी वो पहले शेख से ज्यादा दिलचस्प होगी या नहीं? जानने के लिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।